कहानी की शुरुआत होती है मई 1980 में। क्यूबा का तानाशाह फिदेल कास्त्रो एक फैसला लेता है और हजारों क्यूबन लोगों को अमेरिका जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन इस भीड़ की आड़ में कास्त्रो अपनी जेलों में बंद खूंखार अपराधियों और मानसिक रूप से बीमार कैदियों को भी जहाजों में भरकर मियामी अमेरिका भेज देता है। इन्हीं शरणार्थियों की भीड़ में शामिल है हमारा मेन कैरेक्टर अंटोनियो टोनी मोंटाना। इमिग्रेशन ऑफिस में अमेरिकी अधिकारी टोनी से पूछताछ करते हैं। टोनी के चेहरे पर एक गहरा कट है। अधिकारी उससे पूछते हैं कि यह निशान कहां से आया, तो टोनी बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है कि वह एक पॉलिटिकल प्रिजनर था और यह घाव उसे वहां मिला। लेकिन अधिकारी बेवकूफ नहीं है। टोनी के हाथ पर बना टैटू देखकर वे समझ जाते हैं कि टोनी क्यूबा की जेल का एक शातिर अपराधी रह चुका है। अमेरिकी सरकार टोनी और उसके सबसे करीबी दोस्त मेलो मैनी रिबेरा को मियामी के एक शरणार्थी शिविर फ्रीडम टाउन में भेज देती है। फ्रीडम टाउन हाईवे के नीचे बना एक ऐसा कैंप है जहां हजारों क्यूबन शरणार्थी जानवरों की तरह रहने पर मजबूर हैं। टोनी के अंदर अमीर बनने और ताकत हासिल करने की आग सुलग रही है। वह इस सड़े हुए कैंप में भूखा नहीं मरना चाहता। तभी मैनी टोनी के लिए एक मौका लेकर आता है। मैनी बताता है कि मियामी का एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड फ्रैंक लोपेज एक काम करवाना चाहता है। कास्त्रो की सरकार ने फ्रैंक के भाई की हत्या कर दी थी और अब उस हत्या का जिम्मेदार शख्स एमिलियो रेबेंगा इसी फ्रीडम टाउन कैंप में शरणार्थी बनकर आया हुआ है। फ्रैंक का कहना है कि अगर कोई रेबेंगा को निपटा दे तो वह उन लोगों के लिए अमेरिका का ग्रीन कार्ड बनवा देगा। टोनी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। कैंप में दंगे भड़कते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर टोनी धीरे से रेबेंगा के पास पहुंचता है और बिना किसी झिझक के चाकू से उसकी हत्या कर देता है। रेबेंगा का काम तमाम होते ही टोनी और मैनी को अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अब वे आज़ाद थे, लेकिन आज़ादी सिर्फ पेट नहीं भरती। शुरुआत में टोनी और मैनी एक छोटे से लिटिल हवाना फूड स्टॉल पर बर्तन धोने और शेफ का काम करने लगते हैं। लेकिन टोनी का एटीट्यूड इस छोटे काम के लायक नहीं था। वह सड़कों पर फर्राटा भरती महंगी गाड़ियों और अमीर लोगों को देखता है और कसम खाता है कि वह जीवन भर दूसरों के झूठे बर्तन साफ नहीं करेगा। तभी वहां फ्रैंक लोपेज का राइट हैंड मैन ओमार सुआरेज आता है। ओमार टोनी और मैनी को देखता है और उन्हें एक नया काम ऑफर करता है। वह कहता है कि मारिजुआना गांजा से भरी एक ट्रिप को अनलोड करना है और इसके बदले उन्हें $500 मिलेंगे। टोनी का पारा चढ़ जाता है। वह ओमार से सीधे शब्दों में कहता है, हम कोई कुल्ली नहीं है जो सामान ढोएंगे। हमें ऐसा काम दो जिसमें असली पैसा हो और बड़ा जोखिम हो। ओमार टोनी के इस बेखौफ अंदाज और तेवर से इम्प्रेस हो जाता है। वह उन्हें एक बड़ा और बेहद खतरनाक मिशन देता है। मिशन यह था कि टोनी और उसकी टीम को कोलंबियन ड्रग डीलरों से 5 किलो कोकीन खरीदनी थी। ओमार उन्हें $50,000 कैश देता है और कहता है कि डील पूरी करके माल और पैसा सही सलामत वापस आना चाहिए। अगले दिन टोनी, मैनी और उनके 2 साथी एंजेल और चिची मियामी के सनरे मोटेल पहुंचते हैं। योजना के मुताबिक मैनी और चिची कार में पैसे लेकर नीचे गली में पहरा देते हैं, जबकि टोनी और उसका दोस्त एंजेल कोकीन की डील करने ऊपर कमरे में जाते हैं। कमरे में उनकी मुलाकात कोलंबियन डीलर हेक्टर द टोड से होती है। माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। टोनी बड़ी चतुराई से खेलता है। वह कहता है कि जब तक वह कोकीन नहीं देख लेता तब तक वह पैसे नीचे कार से ऊपर नहीं मंगवाएगा। हेक्टर को समझ आ जाता है कि टोनी कोई सीधा साधा लड़का नहीं है। अचानक हेक्टर के गुर्गे हथियार निकाल लेते हैं। वे टोनी और एंजेल को धोखे से बंदी बना लेते हैं और हथकड़ी से बाथरूम में बांध देते हैं। इसके बाद जो होता है वह सिनेमा इतिहास के सबसे खौफनाक दृश्यों में से एक है। हेक्टर टोनी को डराने और पैसों का राज उगलवाने के लिए एक चेनसॉ आरी निकालता है। टोनी की आंखों के सामने हेक्टर उसके दोस्त एंजेल को बेहद बेदर्दी से मार डालता है। खून के छींटे टोनी के चेहरे पर पड़ते हैं, लेकिन टोनी एक शब्द भी नहीं बोलता। उसकी आंखों में खौफ की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा नजर आता है। टोनी हेक्टर से साफ कहता है, तुम मुझे मार भी दोगे तब भी तुम्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। नीचे कार में बैठा मैनी जब देखता है कि बहुत देर हो गई है और टोनी ऊपर से वापस नहीं आया तो उसे गड़बड़ का एहसास होता है। मैनी अपनी मशीन गन लेकर मोटेल के कमरे में घुस जाता है।
कमरे में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। मैनी के कंधे पर गोली लगती है, लेकिन टोनी मौका पाकर हेक्टर के हाथ से बंदूक छीन लेता है। टोनी हेक्टर के गुर्गों को वहीं ढेर कर देता है। हेक्टर खिड़की से कूदकर बाहर सड़क पर भागने की कोशिश करता है। टोनी हाथ में पिस्टल लिए बीच सड़क पर नंगे पैर उसके पीछे भागता है। दिन दिहाड़े मियामी की व्यस्त सड़क पर टोनी बिना किसी डर के हेक्टर के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। टोनी न केवल कोकीन का माल हासिल कर लेता है, बल्कि $50,000 नकद भी बचा लेता है। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। टोनी और मैनी सीधे फ्रैंक लोपेज के आलीशान मेंशन पहुंचते हैं। ओमार सुआरेज वहां मौजूद था और टोनी को जीवित देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। टोनी पैसों का बैग और कोकीन दोनों टेबल पर पटक देता है। वह ओमार की चालाकी और धोखेबाजी की पोल फ्रैंक के सामने खोल देता है। ड्रग किंगपिन फ्रैंक लोपेज टोनी की हिम्मत, निडरता और काम करने के तरीके से बेहद प्रभावित होता है। वह समझ जाता है कि टोनी कोई मामूली प्यादा नहीं, बल्कि एक रेस का घोड़ा है। फ्रैंक टोनी और मैनी को तुरंत अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और उन्हें ढेर सारा पैसा और सम्मान देता है। इसी दौरान टोनी की नजर पहली बार फ्रैंक की गर्लफ्रेंड एल्विरा कलगन पर पड़ती है। एल्विरा बेहद खूबसूरत, ठंडी और कोकीन के नशे में धुत रहने वाली महिला है। टोनी पहली ही नजर में एल्विरा का दीवाना हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस और चाहत आ जाती है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि एक दिन फ्रैंक का यह साम्राज्य और उसकी यह औरत दोनों ही टोनी मोंटाना के होंगे। पैसा और रुतबा हासिल करने के बाद टोनी अपनी मां और अपनी छोटी बहन जिना से मिलने उनके घर जाता है। टोनी अपनी बहन जिना से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसका यह प्यार एक अजीब सी पागलपन भरी हिफाजत में बदला हुआ है। टोनी महंगे कपड़े पहनकर, रोलेक्स घड़ी लगाकर और पैसों का लिफाफा लेकर अपनी मां के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी मां एक स्वाभिमानी महिला है। वह जानती है कि टोनी क्यूबा में भी जेल काट चुका है और अमेरिका में भी वह कोई गलत काम ही कर रहा है। उसकी मां टोनी के दिए हुए पैसों को स्वीकार करने से साफ मना कर देती है। वह टोनी पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा यह खून से सना हुआ पैसा नहीं चाहिए। तुम एक नासूर हो और तुम मेरी बेटी जिना को भी अपने जैसा बिगाड़ दोगे। लेकिन जिना अपने भाई टोनी से बहुत प्रभावित होती है। टोनी चोरी छिपे जिना को ढेर सारे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि वह अपनी जिंदगी मजे से जिए। यहाँ हमें टोनी का एक अलग रूप दिखता है। वह दुनिया के लिए एक दरिंदा है, लेकिन अपनी बहन के लिए वह कुछ भी कर सकता है। हालांकि यही अंधा प्यार आगे चलकर उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। अब टोनी फ्रैंक लोपेज का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। फ्रैंक टोनी को ओमार सुआरेज के साथ बोलीविया भेजता है। मकसद था दुनिया के सबसे शक्तिशाली और खूंखार ड्रग लॉर्ड अलेजांद्रो सोसा से एक बहुत बड़ी डील फाइनल करना। बोलीविया के जंगलों में बना सोसा का महल जैसा मेंशन देखकर टोनी समझ जाता है कि असली ताकत और पैसा किसे कहते हैं। मीटिंग के दौरान टोनी फ्रैंक के बनाए नियमों को दरकिनार कर देता है। ओमार का प्लान था 100 किलो माल खरीदना, लेकिन टोनी सोसा के सामने सीधे 500 किलो कोकीन हर महीने सप्लाई करने का प्रस्ताव रख देता है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों डॉलर थी। ओमार डर जाता है और टोनी पर भड़क उठता है कि वह फ्रैंक की इजाजत के बिना इतनी बड़ी डील कैसे कर सकता है। तभी सोसा को एक फोन कॉल आता है। सोसा ओमार से कहता है कि उसे तुरंत नीचे खड़े हेलीकॉप्टर में जाना होगा। ओमार के जाते ही सोसा टोनी को एक दूरबीन थमाता है और खिड़की से बाहर देखने को कहता है। टोनी दूरबीन से देखता है सोसा के आदमी ओमार को हेलीकॉप्टर से नीचे लटकाकर उसकी गर्दन फांसी के फंदे में डालकर मार रहे हैं। सोसा टोनी को बताता है कि ओमार पुलिस का इन्फॉर्मर था। सोसा टोनी की तरफ देखता है और पूछता है, क्या फ्रैंक भी धोखेबाज है और क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? टोनी बिना किसी झिझक के सोसा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही किसी का धोखा बर्दाश्त किया है। फ्रैंक एक डीला इंसान है जो बहुत कम में खुश हो जाता है, लेकिन मैं अलग हूं। सोसा टोनी की इस निडरता और ईमानदारी से प्रभावित हो जाता है और दोनों के बीच अरबों डॉलर की पार्टनरशिप पक्की हो जाती है। जब टोनी मियामी लौटकर फ्रैंक को बोलीविया की डील के बारे में बताता है, तो फ्रैंक खुशी मनाने की जगह टोनी पर बुरी तरह भड़क जाता है। फ्रैंक को लगता है कि टोनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है और सोसा बहुत खतरनाक इंसान है। साथ ही फ्रैंक को शक होने लगता है कि ओमार की मौत में टोनी का भी हाथ था।
दोनों के बीच दरार आ जाती है। टोनी अब फ्रैंक के नीचे काम करने से इनकार कर देता है और अपना अलग धंधा शुरू करने का फैसला लेता है। इसी बीच टोनी की नजरें फ्रैंक की प्रेमिका एल्विरा पर ही टिकी हुई थीं। एक दिन टोनी सीधे एल्विरा के पास पहुंचता है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। टोनी कहता है, फ्रैंक एक हारा हुआ इंसान है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उसकी दुनिया छोटी है, मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। तुम मेरे साथ आओगी तो रानी बनकर रहोगी। एल्विरा शुरुआत में टोनी को नजरअंदाज करती है, लेकिन उसे भी एहसास होने लगता है कि फ्रैंक का समय अब पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ टोनी अपनी बहन जिना को मियामी के सबसे बड़े नाइट क्लब द बाबेलोन में एक लड़के के साथ देखता है। टोनी का सन की स्वभाव बाहर आ जाता है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई उसकी बहन को छुए भी। टोनी उस लड़के को बाथरूम में खींचकर बुरी तरह मारता है। जिना रोते हुए टोनी पर चिल्लाती है और कहती है कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद न करे। इसी नाइट क्लब में टोनी पर अचानक 2 नकाबपोश हमलावर गोलियों की बौछार कर देते हैं। क्लब में भगदड़ मच जाती है। टोनी के हाथ में गोली लगती है, लेकिन वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। टोनी समझ जाता है कि यह हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद फ्रैंक लोपेज ने करवाया है, क्योंकि फ्रैंक टोनी की बढ़ती ताकत और एल्विरा से उसकी नजदीकियों से जलने लगा था। टोनी घायल हालत में सीधे अपने वफादार दोस्त मैनी और चिची को साथ लेता है और फ्रैंक के ऑफिस पहुंचता है। फ्रैंक वहां अपनी टेबल पर बैठा था। टोनी को जिंदा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है। फ्रैंक घुटनों के बल बैठकर टोनी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वह रोते हुए कहता है कि वह उसे एल्विरा, सारा पैसा और मियामी का पूरा साम्राज्य दे देगा, बस उसकी जान बख्श दी जाए। लेकिन टोनी का नियम था, धोखा देने वाले की कोई माफी नहीं। टोनी खुद फ्रैंक को गोली नहीं मारता। वह मैनी को इशारा करता है और मैनी फ्रैंक के माथे में गोली मारकर उसका काम तमाम कर देता है। फ्रैंक के मरते ही टोनी मियामी का नया अनऑफिशियल किंग बन जाता है। वह सीधे फ्रैंक के घर जाता है और एल्विरा से कहता है, तुम्हारा घर तैयार है, चलो। अब टोनी मोंटाना के रास्ते का हर रोड ताश के पत्तों की तरह हट चुका था। वह एल्विरा से शादी कर लेता है। वह मियामी में एक विशालकाय किलानुमा मेंशन खरीदता है, जिसके आंगन में असली शेर घूमते हैं और स्विमिंग पूल में सोने के फव्वारे लगे हैं। उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि नोटों की गिनती करना नामुमकिन हो जाता है। मैनी और उसकी पूरी टीम सूटकेस भर भर कर कैश बैंकों में जमा कराती है। टोनी अपने लिविंग रूम में एक कांच का विशाल ग्लोब लगवाता है, जिस पर जगमगाते अक्षरों में लिखा था, द वर्ल्ड इज योर्स, ये दुनिया आपकी है। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचते ही टोनी की जिंदगी में बर्बादी का कीड़ा प्रवेश करता है, कोकीन की लत। टोनी अब खुद अपने ही बेचे जाने वाले जहर कोकीन का बुरी तरह आदी हो जाता है। वह दिन रात कोकीन के नशे में धुत रहने लगता है। उसकी सनक, गुस्सा और शक करने की आदत चरम पर पहुंच जाती है। वह अपने सबसे करीबी लोगों पर भी भरोसा करना बंद कर देता है। एल्विरा भी नशे में डूबी रहती है और दोनों के बीच रोज भयानक झगड़े होने लगते हैं। कहते हैं कि जब इंसान की बर्बादी आती है तो चारों तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं। टोनी पैसों की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नए बैंकर से मिलता है जो ज्यादा कमीशन मांग रहा था। टोनी गुस्से में आकर किसी दूसरे आदमी के जरिए पैसे ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी असल में यूएस फेडरल एजेंट्स का अंडरकवर पुलिस वाला निकलता है। पुलिस टोनी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में टोनी को कम से कम 3 से 5 साल की जेल होना तय था। टोनी किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता था। तभी बोलीविया से अलेजांद्रो सोसा का फोन आता है। सोसा टोनी से कहता है, घबराओ मत टोनी, वॉशिंगटन में मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम यह था कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक पत्रकार सोसा के पूरे अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाला था। सोसा चाहता था कि टोनी अपने एक शार्प शूटर के साथ न्यूयॉर्क जाए और उस पत्रकार की कार में बम लगाकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दे। टोनी जेल से बचने के लिए इस खूनी सौदे के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। अपनी जेल की सजा टालने के लिए टोनी न्यूयॉर्क पहुंचता है। उसके साथ सोसा का सबसे खूंखार शार्प शूटर अल्बर्टो भी होता है। योजना के मुताबिक अल्बर्टो को उस पत्रकार की कार के नीचे रिमोट बम लगाना था, ताकि पत्रकार जब भाषण देने के लिए यूएन बिल्डिंग जा रहा हो
रास्ते में ही बम विस्फोट से उसकी मौत हो जाए। लेकिन ठीक आखिरी मौके पर खेल बिगड़ जाता है। पत्रकार जब अपनी कार में बैठता है तो उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी कार में आकर बैठ जाते हैं। टोनी यह देखकर सन्न रह जाता है। टोनी कितना भी खूंखार अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर का एक इंसान अब भी जिंदा था। उसका सख्त नियम था, वह औरतों और मासूम बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगा। टोनी कार के पीछे चल रही अपनी गाड़ी से अल्बर्टो से कहता है कि कार में बच्चे हैं, इसलिए धमाका नहीं होगा, पत्रकार को अकेले में निपटाया जाएगा। लेकिन अल्बर्टो सोसा का वफादार कुत्ता था। वह टोनी की बात नजरअंदाज करता है और डेटोनेटर दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। टोनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना एक पल सोचे टोनी पिस्टल निकालता है और कार चला रहे अल्बर्टो की खोपड़ी में गोली मार देता है। बम धमाका तो टल जाता है, लेकिन टोनी सोसा के सबसे खतरनाक हथियार को खत्म कर देता है और बिना काम पूरा किए मियामी वापस लौट आता है। मियामी लौटते ही टोनी की निजी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। एक आलीशान रेस्तरां में टोनी नशे में धुत होकर अपनी पत्नी एल्विरा और अपने सबसे अच्छे दोस्त मैनी पर चिल्लाने लगता है। वह एल्विरा को ताना मारता है कि वह एक बांझ औरत है जो उसे बच्चा भी नहीं दे सकती। एल्विरा का सब्र टूट जाता है। वह टोनी के चेहरे पर शराब फेंकती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम सिर्फ एक गुंडे हो टोनी, जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल और दिमाग बिल्कुल नहीं। एल्विरा टोनी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। रेस्तरां में बैठे सभी अमीर लोग टोनी को घूरने लगते हैं। तब टोनी उन सब पर गरजता हुआ सिनेमा इतिहास का सबसे मशहूर डायलॉग बोलता है, तुम्हें मुझ जैसे बुरे आदमी की जरूरत है ताकि तुम अपनी उंगलियां उठाकर कह सको कि देखो वो रहा बुरा आदमी। तुम लोग बुरे नहीं हो, तुम बस छुपना जानते हो। मैं सच बोलता हूं और सच ये है कि मैं बुरा हूं। उसी रात टोनी के मेंशन में फोन बजता है। फोन सोसा का था। सोसा गुस्से से कांप रहा था। उस पत्रकार ने टीवी पर आकर सोसा के पूरे ड्रग साम्राज्य का पर्दाफाश कर दिया था। सोसा टोनी से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था टोनी, तुमने न सिर्फ काम अधूरा छोड़ा बल्कि मेरे आदमी को भी मार दिया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। टोनी नशे में सोसा को गाली देता है और कहता है कि वह उससे नहीं डरता। सोसा ठंडे लहजे में कहता है, टोनी अब तुम्हारा खेल खत्म। सोसा के हमले के खतरे के बीच टोनी को एहसास होता है कि उसका सबसे वफादार दोस्त मैनी कई दिनों से गायब है। साथ ही उसकी बहन जिना भी अपने घर पर नहीं है। टोनी अपने आदमियों को लेकर जिना को ढूंढने निकलता है। पता चलता है कि मियामी के बाहर एक आलीशान कॉटेज में जिना रह रही है। टोनी गुस्से में बंदूक लेकर उस कॉटेज का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। सामने का नजारा देखकर टोनी के होश उड़ जाते हैं। कमरे से मैनी सिल्क का रोब पहने बाहर निकलता है और ऊपर से जिना भी मुस्कुराती हुई आती है। टोनी को लगता है कि उसके सबसे प्यारे दोस्त मैनी ने उसकी बहन के साथ बेवफाई की है और उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। टोनी का अंधा गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वह मैनी की बात सुने बिना कोई मौका दिए अपनी पिस्टल निकालता है और मैनी के सीने में 2 गोलियां दाग देता है। मैनी वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ता है और टोनी की बाहों में दम तोड़ देता है। तभी जिना भागती हुई नीचे आती है और मैनी की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। वह चीखते हुए टोनी से कहती है, तुमने यह क्या कर दिया टोनी? हमने कल ही शहर के मैरिज हॉल में चुपचाप शादी की थी। हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले थे। ये सुनते ही टोनी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने भाई जैसे इंसान को अपने ही हाथों मार डाला था। टोनी के आदमी रोती हुई जिना और सदमे में जा चुके टोनी को गाड़ी में बैठाकर मेंशन वापस ले आते हैं। रात का वक्त है। टोनी अपने ऑफिस की टेबल पर कोकीन के एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने बैठा है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका है। मैनी की मौत का पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जिना अचानक हाथ में पिस्टल लेकर टोनी के ऑफिस में आती है। वह नफरत से भरी हुई है। वह चिल्लाती है, तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते ना टोनी? लो, अब मुझे भी मार दो। जिना टोनी पर गोली चला देती है, जिससे टोनी के कंधे पर घाव हो जाता है। तभी मेंशन की बालकनी से सोसा का एक हिटमैन अंदर कूदता है। वह टोनी पर निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोली जिना को लग जाती है। जिना वहीं ढेर हो जाती है। अपनी बहन की लाश देखकर टोनी राक्षस बन जाता है। वह उस हिटमैन को उठाकर सीधे नीचे स्विमिंग पूल में फेंक देता है।
बाहर सन्नाटा है, लेकिन असल में सोसा के दर्जनों नकाबपोश और आधुनिक हथियारों से लैस गुर्गे चुपके से पूरे मेंशन को घेर चुके हैं। वे टोनी के सुरक्षा कर्मियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं। टोनी अपने कमरे के भारी दरवाजे बंद कर लेता है। वह अपनी अलमारी से एक M16 असॉल्ट राइफल निकालता है, जिसमें नीचे M203 ग्रेनेड लॉन्चर फिट था। टोनी के चेहरे पर अब मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने सब कुछ खो दिया था, दोस्त, बहन, पत्नी और अपना होश। अब उसके पास सिर्फ नफरत बची थी। वह दरवाजा खोलकर बालकनी में आता है और नीचे खड़े दुश्मनों की पूरी फौज को देखकर इतिहास का सबसे भयानक डायलॉग चीख कर बोलता है, "You want to play rough? Okay, say hello to my little friend." तुम मेरे साथ खतरनाक खेल खेलना चाहते हो? ठीक है, मेरी इस छोटी सी दोस्त से मिलो। टोनी ग्रेनेड लॉन्चर से धमाका करता है। सोसा के दर्जनों आदमी हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद टोनी नंगे पैर बालकनी में खड़े होकर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देता है। दुश्मनों की तरफ से सैकड़ों गोलियां टोनी के सीने, पेट और कंधों में आकर लगती हैं। टोनी का शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन कोकीन के नशे और जुनून की वजह से टोनी को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह गोलियां खाते हुए भी हंस रहा था और चिल्ला रहा था, "तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मारने के लिए तुम्हें पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी।" तभी टोनी के ठीक पीछे सीढ़ियों से सोसा का सबसे खूंखार साइलेंट किलर द शैडो चुपचाप ऊपर आता है। उसके हाथ में एक डबल बैरल शॉटगन है। टोनी अपनी ही धुन में सामने गोलियां चला रहा था। शैडो पीछे से आकर टोनी की पीठ में सीधे शॉटगन से गोली मार देता है। धमाके के साथ टोनी मोंटाना बालकनी से नीचे गिरता है और सीधे अपने महल के बीचों बीच बने स्विमिंग पूल में जा गिरता है। पूल का पानी टोनी के खून से पूरी तरह लाल हो जाता है और टोनी की लाश ठीक उसी ग्लोब के नीचे तैर रही होती है जिस पर लिखा हुआ था, "द वर्ल्ड इज योर्स", ये दुनिया आपकी है। और इस तरह अंत होता है टोनी मोंटाना का, एक ऐसा इंसान जिसने खाली हाथ मियामी की सड़कों पर कदम रखा था और अपनी सनक के दम पर पूरे शहर को अपने घुटनों पर ला खड़ा किया। लेकिन बेहिसाब लालच, कोकीन का नशा और अपनों पर ही अंधा शक, आखिरकार यही चीजें उसकी बर्बादी की वजह बनी। टोनी मोंटाना ने कहा था कि दुनिया उसकी होगी, लेकिन अंत में उसके पास सिर्फ खून से सना हुआ एक स्विमिंग पूल बचा। स्कारफेस सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि गलत रास्ते से हासिल की गई ताकत का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। टोनी मोंटाना की कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन और मेरा यह अंदाज पसंद आया हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो यार, नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाकर अपना प्यार दिखाओ और सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारी इस ऑरावर्स गैंग का हिस्सा बन जाओ। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसी ही किसी खूंखार, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी मूवी की कहानी सुनना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।